बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे प्रोग्राम सिटी एट 10। मैं हूँ आपकी मेज़बान अना यूसुफ। उम्मीद है आप ठीक ठाक होंगे। दुआ भी यही है, जब सुबह उठे आँख खुलते ही अल्लाह ताला से ये दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला हमें तंदुरुस्ती सेहत वाली ज़िंदगी दे। दूसरों के लिए भी दुआ कीजिए, अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा करते हैं। वैसे ना मुझे बड़ी कुछ चीज़ें दिल भी करता है आपसे डिस्कस करने का हमेशा से। हम जब छोटे से थे स्कूल जाने के लिए, जब दादी अम्मा उठाया करती थी ना, तो वो पहला कलमा पढ़ के मुझे आज भी वो टाइम याद आता है। तो अब वो नहीं पढ़ती, अब मैं खुद जैसे ही आँख खुलती है पहला कलमा पढ़ती हूँ। अगर ना भी उठने को दिल कर रहा हो तो एकदम से आँख खुल जाती है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें ये हमेशा मेरी दादी किया करती थी, जो मुझे आज भी याद है और मैं अभी भी ये प्रैक्टिस करती हूँ। सो अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियाँ पैदा करे। प्रोग्राम के आगाज़ की तरफ चलेंगे, ख़बरों से आगाज़ करेंगे। 11 बजे आपकी सालगिरह वाला सेगमेंट भी हम शामिल करेंगे। हमारे सीनियर रिपोर्टर्स हमारे साथ मौजूद हैं, आमिर रज़ा खान साहब और हसन अली ने ज्वाइन किया है। और आमिर भाई ने बस जल्दी जल्दी चाय ख़त्म कर ली है कि मैं अच्छी सी बातें कर सकूँ। ऐसी नहीं, अच्छी बातें तो खैर क्या करनी होती, अच्छी बातें हैं ही नहीं, लेकिन आपने अच्छी बात की, दादी वाली बात बताई। ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब मैं सुबह। तो अब आप अपनी दादी की जगह पे आप हैं, तो आप भी कलमा पढ़ रही हैं। हाँ। और इस आपके सेट पे आने से पहले हम भी कलमा पढ़ते हैं कि अल्लाह ताला नेक ने मत्थे लाई। आमीन आमीन आमीन। खबरें अच्छी हैं। और नहीं, सुबह उठ के वैसे ही अल्लाह का नाम लाजमी लेना चाहिए। सुबह सुबह दिन का आगाज जो है वो अल्लाह के नाम से करना, अल्लाह के नाम से क्या उठें तो वाकई कुछ ना कुछ पढ़ना ज़रूर चाहिए, ज़रूर। और जो बहुत ज़्यादा इस पर रिसर्च करते हैं वो तो कहते हैं कुल हु वल्लाह पढ़नी चाहिए सुबह उठते ही। अगर आप कलमा, हम तो बेसिकली कलमा पढ़ते हैं, जल्दी से पढ़ा जाता है, तो कहते हैं लेकिन जैसे ही आपकी आँख खुले तो आप कुल हु वल्लाह पढ़ें, क्योंकि जब आपकी आँख खुलेगी तो पूछा जाएगा मन रब्बो का, तो फिर आप कुल हु वल्लाह पढ़ते हुए उठेंगे, तो उसका ख़त्म हो जाएगा मामला सारा। एक ही सवाल होना है वहाँ पे, और यहाँ पे भी क्योंकि मौत कहा जाता है, आधी मौत तो कहा जाता है नहीं। बिल्कुल। मेरा ख्याल है सबके लिए आपने इतना अच्छा मैसेज दिया, उसका मैं अभी तक मुझे लुत्फ़ आ रहा है। मुझे वो दादी का हाथ का लम्स जो है वो महसूस होना शुरू हो गया, जो वो आपके सर पे फेरती उठाती होंगी कि बेटा उठो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। एक्सीलेंट। ये दादियाँ, ये नानियाँ आज भी मौजूद हैं। हम ज़रा मोबाइल के चक्कर में उनसे दूर हो गए और हम अपने कमरों को लॉक करना शुरू हो गए। हम तो दादी के साथ सोते थे। ऐसे ही है। मेरी बेटियां हैं, वो अभी भी जो है ना, वो बस वो अम्मी आ जाएं तो उनको यही होता है कि दादों के साथ। ये रिश्ते बहुत ज़्यादा और बहुत बरकतों वाले रिश्ते होते हैं। तो जिनके पास उनकी दादी है, उनकी नानी है, उनकी अहमियत को समझें, उनसे मोहब्बत करें, उनको वक्त दें। अच्छा जी, आ जाते हैं जी हम अपनी पहली खबर की तरफ। गाड़ी की रजिस्ट्रेशन मनसूख होगी, टोकन टैक्स ना देने पर सख्त एक्शन होगा। ये पहले भी हम सुनते आ रहे हैं। हसन अली आपसे स्टार्ट करें। देखिए ना, इसमें बहुत सी जगह पे एक्साइज वाले जो हैं वो नाके भी लगाते हैं, हमने देखा भी, और ये एक अच्छा स्टेप है। देखिए, सबका हम एक तरफ रोते हैं कि हमारे पास ख़जाने में पैसे नहीं है, टैक्स नहीं है, तो जब तक हम ये टैक्स नहीं अदा करेंगे, ये वैसे अच्छे खासे पैसे इकट्ठे कर लेते हैं हमेशा। नहीं कर लेते हैं। मैं देखें, देना फर्ज है ना, देना है ना, इस बात में इकट्ठे कर लेते हैं तो कर लेते हैं, जिस तरह कोई नजायज मुनाफा नहीं इकट्ठा कर। लेकिन आमिर भाई वो भी करते हैं लोग, उनका भी कोई कुछ नहीं बिगाड़ता। इसमें दूसरी तरफ अगर आप आए तो सहूलत क्या है। लोगों को आज भी रजिस्ट्रेशन कार्ड्स देर से मिलते हैं, नंबर प्लेट्स देर से मिलती हैं, तो ये जहाँ पे ये टैक्स इकट्ठा करते हैं वहाँ पे सहूलत भी तो पूरी दें। बिल्कुल ऐसे ही है। उसी वक्त अब आपने ये कर दिया है। एक और चीज़ है इसमें, देखें, पहले ये होता था कि 1000 सीसी की जो गाड़ी है, 1000 सीसी तक, उसका टोकन टैक्स, लाइफ टाइम टोकन टैक्स एक ही दफ़ा दिया जाता था। अब ये जो फाइनेंस बिल आया था 2024-25 का, उसमें ये किया गया कि उसकी जो ट्रांसफ़र फीस है वो पूरी की पूरी वो टोकन टैक्स की जो कीमत है वो बढ़ा दी गई। उससे लोगों को परेशानी, लेकिन ये तो चलें एक अलहदा मसला है। इस वक्त जो मसला है वो ये है कि टोकन टैक्स सबको अदा करना चाहिए। ये कोई तरीकाकार नहीं है कि बगैर टोकन टैक्स अदा किए लाखों गाड़ियां जो हैं वो सड़कों पे दौड़ रही हैं। उससे नुकसान तो फिर हुकूमत का ही है ना, फिर हम किसको कह सकते हैं। थोड़ा सा मामला ये ना, इंस्टॉलमेंट वाली गाड़ियाँ 70,000 मालिकान ने कई सालों से टोकन टैक्स ही अदा नहीं किया, तो ये यहाँ आके थोड़ा सा इनको प्रॉब्लम आ जाता है। देखिए, इंस्टॉलमेंट्स वाली गाड़ियाँ जो हैं आपको बहुत ज़्यादा, अब तो खैर वो उस रेशो से नहीं है, लेकिन पिछले सालों की अगर हम बात करें तो बहुत ज़्यादा मार्केट में आई, तो इसको भी तो देखना एक्साइज का ही काम है ना। या तो आप एक काम करें कि आप हर, जैसे लाइफ टाइम टोकन टैक्स है, जिस वक्त रजिस्ट्रेशन हो या ट्रांसफ़र हो उस वक्त एक ही दफ़ा 1000 सीसी 1300 सीसी कैटेगरीज बना के और लाइफ टाइम टोकन ले लें।
तब तो ये मसला हल हो सकता है। मुझे लगता है ये जो चुप लगी है, आपने टोकन टैक्स जमा नहीं कराया। नहीं, मेरे पास तो गाड़ी है ही नहीं जी। मेरे पास ऑफिस की गाड़ी है, वो ऑफिस जाने वो जाने। मेरे पास मोटरसाइकिल भी नहीं है। आप आमिर कानों भाई को हाथ लगाएं, मैंने अच्छा, आप आमिर इस तरह भाई को कान मैं पकड़े, accept करता हूँ। इस तरह कान पकड़े, नाक नहीं, पकड़े, आपने मुझे कहा- इससे कोई लेना देना नहीं है। आपने कहा गाड़ी मुझे नहीं लेना है, देना, मैंने बहुत आपसे ऐसी कहा कर- अपनी गाड़ी, मैंने लफ्ज पूरा बोला करें, मैंने कहा मेरे पास अपनी गाड़ी नहीं है, मेरे पास ऑफिस की गाड़ी है। टोकन टैक्स वो लगवाते हैं, नंबर प्लेट उनका मसला है, उन्होंने लगवाया। ब्लेस्ड, अल्हम्दुलिल्लाह, We अल्हम्दुलिल्लाह, are इसमें blessed. इसमें तो कोई सर We are इसमें कोई आपके पास शक भी है, आपके मैंने पास कहा भी we है। are blessed. अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा चलें, अगर ऑफिस की गाड़ी है तो फिर भी, लेकिन मैं इस टोकन टैक्स से वैसे खिलाफ हूँ। जो हसन ने बात की, मैं उसके हक में हूँ और मैंने हमेशा इस बात पर बात उठाई है कि भाई गवर्नमेंट क्यों ऐसी पॉलिसी नहीं बनाती कि जब आपने बैंक से गाड़ी लीज कराई, उसकी आपने इंश्योरेंस भी दी, या उसके शोरूम आपने से रजिस्ट्रेशन ली, के पैसे जो भी दिए, किया। उसी में उसको शामिल कर दे। एक तो मालिक को कितना सहूलत होगी कि वो किस्तों में वो पैसे पे करेगा। सही। बैंक से आप पैसे यकमुश्त ले लें और हमेशा के लिए टोकन टैक्स खत्म करें। वो चाहे 2000 सीसी होए, अपना जितनी भी हो। 3000 सीसी होए, 800 सीसी होए, 1000 सीसी होए, इसमें कोई तफरीक नहीं होनी चाहिए। ये टोकन टैक्स नाके लगाकर आपने पैदागिरी का एक और नया काम शुरू कर रखा है। ये सिर्फ जो एक्साइज इंस्पेक्टर हैं जिनके व्हीकल्स के ऊपर ड्यूटीज़ होती है, का ये बिल्कुल ऐसे ही इन्होंने दिहाड़ियाँ लगाने के लिए इंस्पेक्टर, फिर उसके नीचे स्टाफ रखा हुआ है। इसको एक दफ़ा में ख़त्म करें। ये टोकन टैक्स वाला मामला यानी जो है, आप कह रहे हैं लाइफ टाइम जो था, लाइफ टाइम लाइफ टोकन टाइम जो है टोकन वो ले हल है इसका। लोगों के शबाज लिए शरीफ ने दिया परेशानी था, भी ये चले बढ़ी है। उन्होंने 800 हाँ। सीसी के लिए दिया था, आने वाली 1000 तक के गवर्नमेंट लिए था। 1000 सीसी के लिए, आने वाली गवर्नमेंट्स को उसके ऊपर जाना चाहिए था। और ये हमेशा के लिए काम खत्म होना चाहिए। पैसे एक दफ़ा में जमा हों। हाँ, जब आप गाड़ी ट्रांसफ़र करें तब आप उस पर दोबारा अपनी फीस जो वो लेते हैं, वो तो है वो भी, आप पहले रखी भी हुई लेते है, हैं। पहले भी मेरा ख्याल है ये मामला जो है ये ये 70,000 इसी तरह हल गाड़ियों हो का नहीं सकता है, वरना नहीं हो ये सकता। लाखों गाड़ियों का है। ये 70,000 सिर्फ वो हैं जो लीज पर ली गई हुई हैं। तो ये लीज के अलावा भी लोग जमा नहीं कराते हैं और पकड़े जाते हैं। खासकर कमर्शियल व्हीकल्स जो हैं ये जमा नहीं कराते। सही बात है, ये ज्यादा उनका। तो और नाके लगाने का, और उसका ये भी बता रहा था, मेरे साथ अपने साथ वाकया पेश आया था। उसमें वैसे रोकते ज्यादा ये छोटी गाड़ियों को, ये नहीं, उसमें नहीं, बड़ी commercial गाड़ी को, vehicles 1000 कम सीसी रोकते से जो हैं। ऊपर गाड़ी नहीं, है मैं ना, कमर्शियल व्हीकल्स का जिक्र कर रही vehicles को हूँ। नहीं मैंने तो जब कभी भी देखा है ना, वो खैर तो इनके ये- पास उस वक्त वो ऐप क्या होता है, वो इंस्टॉल है इनके पास, वो नंबर डालते हैं उसमें, उसी वक्त आ जाता है कि हाँ, इसका कि टोकन टोकन पे है टैक्स कि जमा नहीं कराएं है। हैं। लेकिन ये निकल जाए ना इस मामले से, मैं तो ये कहता हूँ एक ही दफ़ा टैक्स लें इसका और जाने दें। देखिए आप घर खरीदते हैं, आपको प्रॉपर्टी पर टैक्सेशन है वो एक ही दफ़ा में होती है। जी ये आपने खरीद की, फरोख्त की, वो ठीक है। अब आपने वो प्रॉपर्टी टैक्स के नाम पर भी एक वो तो हर साल जो है वो हर भेज साल देते है। हैं। ऐसे ही है। आप पैसे इकट्ठे जरूर करें, हमें कोई इतराज़ नहीं है, लोगों को तंग ना करें। ये जो तंग करने वाला मामला है ना कि आप रोकें, नाका लगाएं, साथ बच्चे हैं, हाँ, फैमिलीज साथ के लिए families के थोड़ा लिए सा लोगों को भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर ये जहन में हो ना चीज़ें, तो लोग, मेरा ख्याल है पाकिस्तान जन्नत बन जाए। अगर ये जहन में हो जो आप कह रही हैं, जानबूझ के तो भी लोगों नहीं की करते हैं ना। रिस्पॉन्सिबिलिटी। अच्छा, इसको अगर हम इसको इग्नोर कर सकते हैं या इसको हम बाईपास कर सकते हैं, उसका एक तरीकाकार मौजूद है जो चल भी रहा है, 800 सीसी वाला या 1000 सीसी वाला, उसी को आप कंटिन्यू करते बाकी सीसी पे भी, सही, बिल्कुल चाहे 1300, 1600, 2400, आहिस्ता आहिस्ता थोड़ी सी करके जो है लोगों ना के लिए इसको आसानी हो बढ़ाते। जाएगी। हाँ। बिल्कुल ऐसे ही। और इनके लिए भी आसानी की पैसा यकमुश्त आया करेगा। हाँ, बिल्कुल सही कहा। थोड़ा सा जिद्दत की तरफ जाएं, लोगों को भी सहूलत दें, आपको तो ज़्यादा सहूलत मिलेगी। ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक वंस अगेन। खबर हमारे पास क्या है? गुज़िश्ता एक हफ्ते में आटा घी की कीमतों में इजाफा हुआ है, पेट्रोल की कीमत बरकरार है, डीजल की कीमत में इजाफा हुआ। कल हमने ये चीज़ डिस्कस की थी। टर्न तो वैसे आमिर भाई किया, हसन से मैंने स्टार्ट किया था, लेकिन मेरा दिल नहीं कर रहा मैं आमिर भाई की तरफ जाऊँ। मतलब मजबूर करेंगे ये हमेशा की कहने तरह- पे, मनवाने पे हाँ, कि महंगाई तो महंगाई हो कम गया। है। तो फिर ये अखबार, बाहर लोग क्या कह रहे हैं? हसन पे जाएं। नहीं 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 मेरे आमिर भाई कहने का फायदा नहीं है। आप शुरू चलेंगे। करें। क्योंकि मैं तो आपसे ये कहूंगा, नहीं, मैं तो बाय टर्न अगर बाय टर्न चलती हूँ, अगर आपको उसूल से इकोनॉमिक्स का नहीं पता तो हमें सबको पढ़नी चाहिए। पहली बात तो ये है, देखिए इल्म हासिल करना, चाहे वो कहते हैं चाहे चीन तक जाना पड़े, आपको जरूर पढ़ना कि चाहिए आप इल्म का ट्रैक कौन सा अलग है जो महंगाई का रेशो कम होता है उसका मतलब ये नहीं होता कि चीज़ें जो हैं वो महंगी होना ख़त्म हो गई हैं। चीज़ें महंगी होती रहती हैं, उनका रेशो कम हो जाता है। यानी जो चीज़ मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको बताता फिर हूँ, शायद हमें भी पता शायद चल हमें मैं जाए। आपको वो चलो शुमारियाती- आपको ग्लासेस से मिसाल देता हूँ। ये ग्लास अगर साल में 50 रुपए बढ़ रहे थे तो इसका रेशो कम होके 45 रुपए पे आता है। यानी इसका रेशो बढ़ने का रेशो जो है आमिर वो भाई कम हो कैसे कम आ गया? ये पूरी दुनिया। अच्छा, अभी यूके की आज की खबर है, आज की आप latest अपनी खबर। बात करें आमिर मैं भाई। पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा, मैं तो महंगाई के बढ़ने के रेशो की बात कर रहा हूँ।
मैंने आपको फिर आप बताया, आज भी उसी बात पे कि अगर महंगाई सिंगल डिजिट बढ़ी पे नहीं। आती है महंगाई तो इसका मतलब है उसकी रफ्तार कम हुई है, कीमतें गलती कर बढ़ने ली की, मैंने यहाँ से स्टार्ट। कीमतें बढ़ने की कम हुई है। मैंने आपसे ये नहीं कहा, लेकिन अगर आपको नहीं समझ है आप हसन पे जाएं जो कहेगा कि एक जी मिनट। अब चीजें बहुत महंगी हो गई हैं आमिर भाई, और मुझे दुनिया सिर्फ तबाह ये होने जा बताएं। रही है और कल महंगी खबर महंगाई थी है। और घी की कीमत में अच्छा मैं इजाफा बताऊँ, हुआ। ये खबर है, आपकी खबर है ना जी, अखबार में जी छपी मेरी है। खबर है। खबर क्या है? मुख्तलिफ दुकानों पर मुख्तलिफ रेट है हाँ जी। और मुझे पता है कि ये क्यों है, आपको भी पता होना चाहिए, क्योंकि अगर मैं डिफेंस में रहता हूँ और डिफेंस के कमर्शियल जोन में मेरी दुकान है तो वो कितने करोड़ की होएगी, और अगर मैं सब्जाजार या मरगजार या किसी और जगह रहता हूँ तो वहाँ दुकान की कीमत क्या होगी और उसका खर्चा क्या होगा। अगर मैं जहाँ समझ आ गई, जहाँ एक ये प्राइवेट वाली में बात रहते हैं, समझ आ गई, लेकिन मुझे आपको पहले बात आपने समझ, इस खबर के अंदर आमिर ये भाई चीज़ नहीं, शामिल है। समझाने की देखें, कोशिश की और इस ना चीज मुझे वो समझना है ना मुझे। वो आप ना समझे, नहीं, मुझे नहीं वो आप समझना। ना समझे। आमिर भाई मुझे सिर्फ एक चीज बताएं, घी की कीमत जो है वो फिक्स है, ठीक है? कल की खबर है ऑयल नहीं नहीं, की एक कीमतों में मिनट इजाफा। ना, एक मैंने मिनट। आपको बता दिया, घी इस खबर की- के अंदर लिखा हुआ है कि भाई दुकान टू दुकान ठीक वेरी है। कर रही है ठीक है, कीमतें। ठीक मैंने है। तो आमिर आपको ये भाई बता दिया, आटा मुझे एक चीज, 1600 सिर्फ एक चीज रुपया, बताएं जो 1600 रुपया मटन की कीमत है, लेट्स से। अब कहाँ आपने पे? बहस करनी होगी तो मैं नहीं करूंगा, मैं क्योंकि 1600 बहस रुपए में करनी कहाँ होगी। मटन मिल रहा है? खरीदते आमिर by the भाई? way? मैं आपको बताता हूँ, 1600 रुपये मटन की कीमत फिक्स है, मैं कीमत फिक्स पे बात फिक्स कर रहा हूँ। है ना, तो सरकारी रेट। कहाँ मैं पे है? सरकारी रेट जो है मैं आपको 1600 रुपये भी ले देता हूँ आपके सब्जाजार में, अभी ले देता हूँ, अभी जाए जितने मन उठाना उठा ले, अच्छा और मैं आपको उसी सब्जाजार में 2400 रुपये भी लेके देता हूँ जहाँ से मैं लेता हूँ। 2400 ही है, 2400 रुपये ले। 2400 ही है। अब मुझे अब आप सिर्फ उस पर अगर आप महंगाई ये नहीं है। कहें ये दुकान टू दुकान वेरी वाली महंगाई जो है ना, ये दुकानदारों की मनमानी है, इस पर देखिए खबर के अंदर भी यही शामिल है कि ज़िलाई इंतजामिया नाकाम हो रही है। वो तो हमेशा से ज़िलाई है। इंतजामिया देखें, का जो चेक एंड बैलेंस का वसूल है, क्योंकि आपने उनको और करोड़ों रुपए की गाड़ियां लेके दी, अगर इनको मेहराने और छोटी गाड़ियां लेके दी होती, मेरा तो ये ख्याल है जाने भी- मोटरसाइकिल से ज्यादा जाना ही नहीं चाहिए था जो हालात हैं। ये जो आपने एसी और ये डीसी रखे हुए हैं, ये अगर ये बड़ी गाड़ियों में फिरते रहेंगे, एसी फिटेड गाड़ी, तो ये बाहर निकल के इनको पता ही नहीं है कि भाई किस जगह की कमर्शियल वैल्यू क्या है और वहाँ दुकानदार क्या लूट मचाए हुए हैं। ये असल मसला ये है। बिल्कुल आपकी मसला महंगाई का, वो जो आप बात कर रही थी वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आप भी ठीक कहते हैं, मैं जो रेशो की बात करता हूँ मैं भी ठीक कहता हूँ। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मान गए, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मान गए। एक हिस्सा तो मान गए, शुक्र हाँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसा मान जाता हूँ। महंगाई तो है। देखिए ये अब जो दुकानदार दुकान से दुकान वेरी करते हैं ना, ये इंतजामिया की नाकामी है। हाँ। इंतजाम वो अपनी मन मर्जी नहीं से आमिर चीजें भाई, बेचते उसमें एक और तमाशा होता है, वो ये है कि वो एक डीसी काउंटर जो है वो बनाया हुआ है हर फ्रॉड बड़े काउंटर। स्टोर वालों। हाँ, इतने बड़े स्टोर में मैं गई हूँ, वहां मैंने देखा डीसी फ्रॉड काउंटर, काउंटर। डीसी काउंटर, ठीक है। अब आप उस पे क्वालिटी चेक कर रहे हैं। मुरझाई हुई सब्जियां पड़ी थी। ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे ब्रोकली खरीदनी थी, वो पकड़ के मैंने देखी, मेरा दिल नहीं किया, वो लग रहा था कि दालें 4, आप 5, 6 देख दिन लें, पुरानी थी। दालें लेते चीनी हैं ना। देख लें। अच्छा, वो दालों में वैसे साथ उसके वो प्रोटीन शामिल होती है, क्योंकि उसमें सारी सुंडियाँ और सारी सुसरियाँ होती हैं। सही कह रहे हैं। तो बात खाई वही आ जाती जाती है आमिर भाई वाली कि जब तक देखें ये जो क्या नाम है, प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स जो हैं या आपके एसीज जो हैं, मैंने बहुत दफ़ा आपके एक सूबाई वज़ीर को एक जगह का बताया कि भाई यहाँ पे रोटी और नान जो है, ये मैं मिसाल दे रहा हूँ, ठीक है, बहरिया टाउन की मिसाल दे रहा हूँ। मैंने उनको बताया, मैंने कहा जी बाकी सारी जगह पे रोटी जो है वो 14 रुपए की है, ये 20 रुपए की दे रहा है। कहता है जी मैं मिल्की रोटी लगाता हूँ। अच्छा, मैंने एक सूबाई वजीर को ये बताया, लेकिन आज तक उसके खिलाफ एक्शन नहीं हुआ। आप खुद देख लें, ये सूबाई वजीर का काम ही नहीं होता। आमिर भाई ये देखिए, काम तो आपके इंतजामिया का। देखो आप, इंतजामिया का तो उन्होंने एसी को कहना अच्छा था ये ना। बड़ा दिलचस्प इसमें बात बताई। आप किसी नॉन शॉप पे आप तो नहीं जाती होंगी, वो भाई जाते होंगे लेने के लिए, वो मैं अक्सर देखा है रुमाल पकड़ के रोटी लेने जा रहे थे शाम को। पता नहीं आपने किसको देखा, सब्जा कभी भी नहीं गए वो तो। अच्छा, वो तो एक सारे यही कहते हैं, मैं भी यही कहना हूँ, ले आना कहा था सौदा साढ़े ही काम में। अब नान वो रोटी वाले की लिस्ट देखे ना, हाँ, उसमें ये बिल्कुल ठीक कह रहा है। वो कहेगा नान, फिर कहेगा Special नान। सेमी रोगनी नान, हाँ। फिर रोगनी नान, फिर तिल सुपर वाला नान, सुपर कुलचा। रोगनी नान, फिर तिल वाला कुलचा, फिर कुलचा। उस हिसाब से पैसे अच्छा, बढ़ते इसके जाएंगे। साथ अब रोटियां शुरू हो गई हैं। अब उसके बाद वो कहेगा रोटी, स्पेशल रोटी, बड़ी रोटी, छोटी रोटी, मिल्की रोटी, धनिया वाली रोटी, कलवंजी वाली रोटी। अब उसने 8 किस्में वो बना ली। वो रोटी 14 रुपए की अगर आप कहेंगे तो वो इस नहीं वो आपका होएगी ये- नहीं आमिर भाई, वो है ही ये नहीं जो उसके पेपर है पास। ना, इस पेपर के वेट की रोटी होगी। अच्छा। जो वो 14 रुपए की आपको देगा, वो ये नहीं कि नहीं देगा। लेकिन अगर आप मेरे वो मोहल्ले वाला जो तनूर वाला है,
वो 20 रुपए का नान भी देता है, लेकिन उससे लगवाना 30 का पड़ता है, क्योंकि 20 वाला नान घर जाते जाते जो है उसमें होता ही कुछ नहीं है, सूख के वो बिल्कुल टूटने वाला हाँ, होता बिल्कुल ऐसा ही है। वो पापड़ बन जाता है ना। अब इसको इंतजामिया की हम नाकामी है। करें। बिल्कुल इंतजामिया की नाकामी कहें, है। डीसी की नाकामी कहें, एसीज की नाकामी कहें, और जिसने नाम लिया प्राइस में स्टेट, जिनको मोटरसाइकिलों पे घूमना चाहिए, इसमें ये नहीं, भी मुझे आप अफसोस उस चीज़ पता को क्या भी होता है, आमिर कल भाई- की खबर ये थी कि आपके जो घी ऑयल है ना, अब अगर हम दर्जा चहारम दर्जा सोम के घी ऑयल की बात करें, वो भी महंगे हो रहे हैं। अब आटा तो हर किसी ने खाना है, हर अमीर गरीब के घर रोटी तो बननी ही बननी है, आटा महंगा हो जाना ये चीज़ें समझ से बाहर है। मुझे तो ना ये भी समझ नहीं आती कि ये चीज़ों की दर्जाबंदी क्यों की गई है। देखिए, घी एक होना चाहिए जो एक दर्जा और क्वालिटी और और इस क्वालिटी पे सही काम होनी होना चाहिए। भी शुरू हुआ था, अगर हम हाँ, आपको याद है बिल्कुल वो कहाँ गया सब कुछ, महंगल के दौर में शुरू बिल्कुल, हुआ था कि बिल्कुल दर्जा हुआ था। सोम का घी जी, जो है ये इस्तेमाल नहीं हो सकता, इस पे बैन तलाई के कर- लिए लगा देंगे। इसके हाँ। बैन लगा देंगे, लेकिन लोगों घी- की सेहत का मसला है, तो उसकी तरफ ये ध्यान ही फूड कोई अथॉरिटी नहीं। भी कोई दर्जा काम नहीं सोम का मतलब हम बता रहे हैं कि ये तो बीमारियों से भरपूर है, भरपूर है। वो क्यों लोगों, अच्छा वो गरीब ही इस्तेमाल करता है, गरीबी इस्तेमाल 20-50 रुपए बचाने के लिए वही इस्तेमाल करता है, वही मरता है। ऐसे ही है। तो घी कंपनियां जो हैं उनको पाबंद किया जाए कि भाई आप सिर्फ दर्जा अव्वल बनाएं। चले कीमत उसकी जो 2 किलो इस्तेमाल करता है या 5 किलो इस्तेमाल करता है हफ्ते में, वो 1 किलो कर लेगा, लेकिन खाएगा तो अच्छा घी ना। बिल्कुल आपने ये है, सही तो कहा। दिल की बीमारियां अच्छा जी, हम अगर लोग गोश्त को की बात कर लें, वो तो वैसे सब्जेक्टिव मखसूस लोगों का रह गया है, लेकिन स्टिल एक इलाके डिफरेंस आपने बता दिया। कभी किसी ने जाके चेक करने की कोशिश की है? नहीं करते। कोई नहीं। अच्छा, क्या इनके आगे बेबस है? आप तो ये आमिर बात भाई, करते कोई हैं। 100 रुपए का मैं 50 तो रुपए का आपसे- डिफरेंस हो। मैं तो आपसे ये कहता हूँ, आप आपके पूरे सब्जाजार में और जहाँ मैं रहता हूँ पूरे मुल्तान रोड पे कसाब अपनी दुकानों पर ज़िबा करते हैं जानवरों को। ये आपका टाउनशिप आपको बराबर पता है। है ये टाउनशिप, अच्छा जिसमें मैं वो टाउनशिप में आपने तो नहीं अपने रहता ना, इलाके मैं की जहाँ मिसाल रहता हूँ आप मैं दे उसकी सकते मिसाल देता हूँ, हमेशा उसकी मिसाल देना चाहता हूँ। वहाँ लोग ज़िबा करते, कोई रोकने वाला है? हालांकि मुस्बा खानों में ज़िबा मिसबा खानों में ज़िबा करें। और जहाँ से मैंने आपसे कहा जी हम गोश्त लेते हैं, वो 24 रुपये बेचता है, वो लेके आता है वहाँ से स्लाटर हाउस से, सेहतमंद जानवर, डॉक्टर की मोहर, जैसे भी है, लेकिन एक हम ये तसल्ली तो है ना। तो जहाँ जानवर होता है बीमार है, फिर उसमें पानी उसने शामिल किया है नहीं है, ये मनहसल कौम हम लोगों को इस पर आवाज़ उठानी चाहिए। नहीं, जिस पर तो आवाज़ फिर उठानी है हम उस पर आवाज़ उठाते उठा भी नहीं। लेंगे तो ये इंतजामिया कभी जाके चेक तो करे ना कि अगर इतना डिफरेंस 2 दुकानों पर एक ही इलाके में है तो आया मतलब फर्क क्या है दोनों के इंतजामिया पास। आजकल ना बस वो एक आध खाकरों को खड़ा करके उसको झाड़ू इस तरह से लगा रहा होता है, सामने डीसी खड़ा होता है, वो कहता है डीसी मुतहरक, नहीं, इसमें एक और चीज है डीसी मुतहरक, हाँ, साफ सुथरा पंजाब के नाम पर डीसी मुतहरक। ये आमिर भाई वो भी खत्म हो गया अब। वो सुथरा पंजाब वाला किस्सा भी खत्म हो गया, फारे हो नहीं, गए। मतलब वो भी फारिग हो सुथरा गया। थोड़ा सा पंजाब डीसी साहब से ये रिक्वेस्ट है कि मुझे लगते तो खासे एक्टिव थे जब आए थे, तो मुझे ये बुनियादी चीज़ें हैं आवाम को रिलीफ देने के लिए। चलें, आप ना गोश्त की तरफ जाएं, जिन्होंने खरीदना है, महंगा खरीदना है, वो खुद ही देख के खरीद लेंगे, अच्छा है बुरा है ना जैसा भी। चिकन है वो तो गरीब आदमी का। हाँ, चिकन देख लें कहाँ पे, Yes. चिकन 600 इससे रुपए बात बिल्कुल करें, आप जरा सही पूछे कह रहे जरा हैं। इससे कुछ ये जो बुनियादी चीज़ें हैं ना, सब्जियां, आटा, घी, मतलब ये हर दालें। किसी ने डालें, हर किसी ने और चिकन खरीदनी तो है। जो है ना वो आम आदमी का भरम रखने अच्छा, के लिए। एक चीज़ को आप भूलते चले जा रहे हैं, वो है दूध। आमिर भाई दूध तो जो है ना, अगर खालिस दूध लेना है ना आपने, तो वो आपको अब भैंस भी नहीं दे 250 रुपए नहीं, मैं देखिए कह रहा हूं, 250 आपको भैंस नहीं दे सकती, उसको भी इंजेक्शन लगा होगा इंजेक्शन ऑक्सीटोसिन लगा का। 250 रुपए से कम नहीं मिलेगा। हाँ। ठीक है, अच्छा दही भी आपको इससे कम नहीं आप मिलेगा। मुझे शर्त लगाते हैं 250 में भी आपको वो मिलेगा जिसको इंजेक्शन लगा होगा। हाँ, ये तो ऐसे ही है, confirm सही है। कह रहे हैं। ममनुआ इंजेक्शन नहीं ऑक्सीटोसिन। जी, रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं कि प्लीज़ हम पे कुछ रहम कर दें। इतनी महंगाई में आज आमिर भाई भी मान गए हैं, आधा मानिए, आधा इंशाल्लाह अगली दफा मान जाएंगे। अगली दफ़ा पूरा मना लेंगे। ब्रेक के बाद आते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक वंस अगेन। खबर ये है, बंद रूट कॉरिडोर मंसूबा लटक गया, लागत में 5 अरब इजाफा। अच्छा, 5 अरब इजाफा समझ से बाहर है। मैं तो सुबह से खबर पढ़ के बहुत ज़्यादा परेशान थी। 5 अरब इजाफा, अगर ये पूरा मंसूबा रह जाता तो कितना होता? ऑलमोस्ट काम मुकम्मल है। हसन आपकी तरफ। देखें, बात फिर वही आ जाती है, बड़ी बदकिस्मती है। एक बहुत अच्छा मंसूबा जिसको ताख़ीर किया गया, अगर ये वक्त पे कंप्लीट कर लिया जाता, वहाँ के लोगों को भी फ़ायदा होता, आपके ख़जाने में भी ये 5 अरब रुपए का नुकसान ना हो। ठीक है, ये खजाने की परवाह किसको है? मुझे सिर्फ ये किसी को बता भी नहीं है। ये फिर अब बात फिर वही आ जाती है, फिर इन हुकूमतों से निगरान हुकूमत बेहतर थी कि जो हमने देखा कि मॉनिटरिंग भी हुई, काम वक्त पे कंप्लीट भी हुए जो मंसूबे थे,
ऐसे ही हुआ ना, हमने देखा, हमारे विटनेस है इस चीज़ के। तो मुंतखब हुकूमतों को क्या मसला है कि वक्त पे चीज़ को मुकम्मल नहीं किया जाता है, और ऐसे मंसूबे जो कि अवामी फलाह का मंसूबा है ना, ये एक बड़ा अच्छा मंसूबा है। तो मेरा तो ख्याल है कि ये बेहिसी है बस। आमिर भाई, मेरा ख्याल है अफसरान की अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। गवर्नमेंट को स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए हमेशा, कोई भी गवर्नमेंट हो, चाहे निगरान है, चाहे मुंतखब है, चाहे गैर मुंतखब है, जो आए उसको अफसरान की कोई वजह तो समझ आनी चाहिए। लेकिन ये होता क्या है, ये मिली भगत है सारी की सारी। ये कॉन्ट्रैक्टर्स के मैं साथ आपको बताऊं, आपके रेलवे के सिस्टम है, आपको शायद ये बात ही नहीं पता होगी कि जो ट्रेन लेट होगी उस पर ड्राइवर को अलाउंस मिलेगा। ये आपने मुझे बताया था, मैं इतना परेशान थी इस पर। आज भी है वो कानून। ड्राइवर यानी ड्राइवर को ये आप इंस्टिगेट कर रहे हो कि तू लेट ले आ ट्रेन, तो आप देख ले कोई ट्रेन टाइम पे नहीं आती। कोई 3 घंटे, कोई 4 घंटे, कोई 5 घंटे। मामूली बात है ये मामूली बात है ना, मामूली बात। जितना लेट होएगी ड्राइवर को उसका अलाउंस मिलेगा। तो ये ठेकेदार को जितना काम लेट होएगा उसको उसका मुआवजा मिलेगा, और उस मुआवजे में से मिलेगी किसको? अफसरान को। अच्छा, ये अफसरान जो हैं ये काम क्या करते हैं? अगर ये निगरानी नहीं कर सकते, इसने अभी निगरान हुकूमत का किया, तो हमने वजीर को कंटेनर में सोए हुए देखा हमने, बड़ी प्यारी, मेरा बुलबुल सो रहा था उस वक्त वीडियो थी मैंने लगाई थी, शोर ना मचा, मेरा बुलबुल सो रहा है। तो वो बुलबुल वहाँ सोया ना। लेकिन मैं ये कहता हूँ वजीर ना सोए, आपका चीफ इंजीनियर जो इस पे काम पे मुतय्यन था, उसने क्या आपको रिपोर्ट नहीं किया कि ठेकेदार कितनी सुस्त रवि से काम कर रहा है? आमिर भाई, ये जो वहाँ के ये जो रहने वाले लोग हैं, सीएम साहिबा 2 दफा वहाँ जाने का प्लान करके हमारा दोस्त रहता है जैन मदनी, उस बेचारे की आहो बका सुनी नहीं जाती, और रोज मैसेज आया होता है चैट में। उसके बच्चे स्कूल से उठने के काबिल हो गए क्योंकि वो लेट पहुंचते थे, वो ट्रैफिक में फंसा रहता है अभी भी। लाइट नहीं आती है। तो मुझे बताएं किस बात का ये अफसरान तनख्वाहें लेते हैं और करोड़, और वही बात आगे दोबारा ये फॉर्च्यूनर्स में घूमते हैं। सही कह रहे हैं। और आप किसी भी चीफ इंजीनियर की आप जाके प्रॉपर्टी निकालें, आपको अरबों रुपए की प्रॉपर्टी मिलेगी, और ऐसी जगह पे कि ऐसी जगह पे, और उनके फार्म हाउस नहीं देखने वाले हैं। तो ये कहाँ से आया पैसा? कोई अकाउंटेबिलिटी करने वाला नहीं है। इस हुकूमत का ये काम है, ये कम से कम ये तो काम करती। पहला इसका कॉरिडोर का जो फेज़ 1 था वो पूरे टाइम पर मुकम्मल हुआ, ओपन हुआ, इफ्तिताह हुआ, ट्रैफिक चल पड़ी। फेज़ 2 ना सिर्फ लेट हुआ बल्कि लेट से लेट तर होता हुआ। अब जनाबा मरियम नवाज शरीफ साहबा ने उसका इफ्तिताह भी कर दिया, तख्ती भी लगानी थी ना, उखाड़ के लगा ली। तख्ती की जल्दी जो थी, उखाड़ के लगा ली, जल्दी नहीं थी, खुल की ट्रैफिक वहाँ पे। लेकिन उसके साथ जो साइड बाय साइड काम थे, जो इजाफी काम लिखा भी हुआ है खबर के अंदर, जो आम शहरियों जिससे मुतासिर हैं, उसकी साइड रोड्स हैं, जो गुलशन रावी के रहने वाले हैं, जो बंद रोड के रहने वाले हैं, उनके लिए आज तक मसला हल नहीं हुआ। इस पर मेरा ख्याल है अफसरान की अकाउंटेबिलिटी, और एक आध को गिरफ्तार करके कोई पंजा ला भी देता जाए तो कोई अर्ज नहीं। आमिर भाई, कौन गिरफ्तार करेगा? कोई भी नहीं करेगा। नहीं करेगी ये तो बात ठीक है। जैसे हम वो लेस्को को रोकते हैं, हम तो कह सकते हैं नहीं, लेकिन 5 अरब इजाफा हसन कोई छोटी मोटी बात नहीं। 5 अरब हमारे टैक्सेस का पैसा बहुत बड़ी एक रकम है। और तो जैसे हम लेस्को को हर वक्त रोते रहते हैं ना कि ये बिजली में ये कर दिया और वो कर दिया, तो नीचे से लेके ऊपर तक सबका एहतसाब हो और ऊपर से शुरू हो, तो यहाँ पे भी यही होना चाहिए। बिल्कुल, कॉन्ट्रैक्टर से लेके नीचे तक आए ना, सबकी अकाउंटेबिलिटी हो, पता चले कि कौन क्या कर रहा है। अनफॉर्चुनेटली ये चीज़ें जो है ना वो आपको उसकी नज़र हो जाती है कि फलाह हुकूमत का मंसूबा था, हम क्यों शुरू करें। तो हमारी जेबों से पैसे निकलेंगे, और ये चाहे 5 अरब का 10 अरब का हो, किसी को क्या फ़र्क पड़ता है। आप आराम से बैठे हैं, बस अपने मंसूबों पे काम करें। रोड वाला मंसूबा देख लेना, वही ना, ये सब चीज़ें आम आदमी को बेसिकली भुगतनी पड़ती है। वहाँ से जो लोग हर रोज़ गुजर रहे हैं उनके लिए परेशानी है। बाकी किसने इस पर अपडेट लेनी है? ब्रेक के बाद वापस आएंगे हमारे साथ। वेलकम बैक वंस अगेन। खबर हमारे पास है, सरकारी स्कूल छोड़ने वाले तलबा की तादाद बढ़ गई। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी ऑफिसर सेकेंडरी स्कूल ने लाहौर ने तादाद कम होने पर स्कूल सरबराहान को रिकॉर्ड समय तलब कर लिया। आमिर भाई, कौन जाएगा सरकारी स्कूल में? उसको सरकारी स्कूल में ये जो इनरोलमेंट पिछले दिनों में आई थी, ये आपको पता है इसका क्या तरीकाकार क्या था? लोग प्राइवेट स्कूल्स में अपने बच्चे पढ़ाते थे, और जब उसकी रजिस्ट्रेशन करानी होती थी बोर्ड में 8वीं में, जब वो कहते हैं जी अब रजिस्टर करा लें इसको बच्चे को, तो वो उसकी इनरोलमेंट सरकारी स्कूल से करवा देते थे और स्कूल से बच्चे को उठा के किसी ट्यूशन सेंटर पे भेज देते थे। प्राइवेट स्कूल की फ़ीस बचाते थे
इनरोलमेंट सरकारी स्कूल से करवाते थे और सरकारी स्कूल के पास एक आ जाता था, ये हमारे पास इतने बच्चे इनरोलमेंट पे हैं, ये देखें मेरा स्कूल है, यहाँ से मैंने दाखिला दिया है। पूछने वाला तो कोई है नहीं इन टीचर्स को, सही, ना सरकारी स्कूल के टीचर्स को पूछने वाला है, ना इस महकमा तलीम को पूछने वाला है कि ये क्यों इस तलीम की तबाही करें। मैं हमेशा कहता हूँ कि इनके अफसरान को, इनके बच्चों को सरकारी स्कूलों में दाखिल होने का पाबंद बनाया जाएगा। तुम अपना बच्चा भाई सरकारी स्कूल में भेजोगे, आप देखें ये चंद दिनों में, चंद महीनों में, पाकिस्तान में रहना पसंद नहीं करते, चंद महीनों में ये। अच्छा, ये एक एग्जांपल भी हमारे पास है, अगर आप कहें तो मैं आपको वो भी दे देता हूँ। न्यू दिल्ली में जो केजरीवाल है, उसने महकमा तलीम के तमाम अफसरान को इस बात पर बंद किया हुआ है कि वो अपने बच्चे सरकारी स्कूलों में भेजेंगे, चाहे लड़का है चाहे लड़की है। अच्छा, क्योंकि उनके बच्चे जाएंगे तो वो घर आके कहेंगे बाबा वहाँ पे ये नहीं है, बाबा वहाँ पे ये नहीं है, बाबा आज वो पढ़ाने नहीं आया। सब बताएंगे ना। बच्चा एक अच्छा मुखबर होता है, याद रखें ये बात। आप भी जब घर जाते होंगे तो वो बताते होंगे कि आज पापा किसको फ़ोन कर रहे थे। आयशा बताती होगी ना कि पापा सुबह से 2 घंटे लगे रहे। आमिर भाई, जब जो आमिर भाई के साथ होता है ना, वो बता रहे, वो बच्चा अच्छा मुखबर होता है। मैं तो सिर्फ ये बात कर रहा हूँ। तो वो अफसरान को आप बंद करें तो हमारे पास एक मिसाल हमारे हमसाया मुल्क से है, ऐसे ही है। आप यहाँ पे भी कर सकते हैं। कम से कम पहले चले लाहौर में ही कर दें कि आपके बच्चे जो हैं सरकारी स्कूल, और सरकारी स्कूल बहुत बुरे भी नहीं है। मॉडल स्कूल मॉडल टाउन में नाम ले रहा हूँ, DPS, ये सारे सरकारी हैं। 3-4 तो वो 3-4 ही होंगे, इनसे कहें वहाँ दाखिल करा लें। मुझे ये भी नहीं है, समझ तो आए लोगों को कि यार ये अगर मैं महकमा तलीम में मुलाजिम हूँ तो मेरा बच्चा सरकारी स्कूल में जाएगा। अच्छा, महकमा तलीम सिर्फ क्या आपके ख्याल से लाहौर में है? मैंने तो 2-3 स्कूल लाहौर का नाम लिया ना, इनके बाकी अफसरान भी तो होंगे ना। जब उनके बच्चे भी सरकारी स्कूलों में जाएंगे तो ये मामला ऑटोमेटिकली हालात स्कूलों के ये ना होगा और ना कभी सरकारी स्कूलों की हालत हो सकता है कराने ना, किसने कराने, इम्प्लीमेंट कराने वाले करा के करवाया जाए। और वो फिर जो इम्प्लीमेंट कराने वाले होते हैं ना, लोग उनको कहते हैं आप भी अपने बच्चों को भेजें, तो उनके बच्चे वो नहीं भेजेंगे, ये भेजेंगे क्योंकि ये सरकार से तनख्वाह ले रहे हैं। आमिर भाई, सरकार से कौन तनख्वाह नहीं ले रहा? अभी हम बात कर रहे थे प्राइस कंट्रोल, हम नहीं ले रहे जो प्राइस कंट्रोल। आप इतनी मुझे ये बताएं, अभी हम आमिर भाई अभी हम बात कर रहे थे प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट, मैं आपकी जाती जिंदगी के बारे में ज्यादा नहीं जानता। ठीक है आमिर भाई, आप बहुत जानते हैं, आप ये बात ना किया करें, ठीक है। तो बात फिर वही है कि जब तक सरकारी स्कूलों की हालत ज़ार बेहतर नहीं होगी, जो मर्जी कर लें, इनरोलमेंट ऑनेस्टली स्पीकिंग, हम हालत ज़ार की तो बात, तालीम बुनियादी जो हक है बच्चों का, उसकी तो बात अलहदा कर लें। टेबल नहीं है, चेयर्स नहीं है, पीने के लिए साफ पानी नहीं है, वॉशरूम की हालत ऐसी है कि मतलब कौन अपने बच्चों को वहाँ भेजेगा। ये 4-5 बुनियादी चीज़ें नहीं हैं। बिल्डिंग स्ट्रक्चर देख लें, वो ऐसा है जैसे पुरानी बिल्डिंग है, छतें दीवारें, बारिश हो जाए छतें टपक रही होती हैं, तो फिर कौन अपने बच्चों को? बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे फिर आप जिन कंप्यूटर लैब्स बनाई थी, इतने लाखों करोड़ों रुपए लगा के, वो बंद पड़ी सब कुछ। अच्छा, वो तो टेक्नोलॉजी इतनी पुरानी होगी, अब उसको आप चलाने की भी कोशिश करेंगे, उसने जवाब दे दिया। मतलब कहाँ वो शहबाज शरीफ साहब के दौर में कंप्यूटर लैब्स बनी थी, अब तो टैब्स पे बात आ गई है। अब तो टैब्स, क्रोमबुक, सब तो उस पे बात आ गई है। अब तो अब उनका फायदा भी कोई नहीं, अब आप उनको खोल के साफ करके चला भी लेंगे ना, नहीं तो उसका फायदा कोई नहीं है। वो सही कह रही है, प्रोग्राम बहुत, ये तो हर साल बदल रहे हैं, हर साल क्या हर 3 महीने के बाद बदल रहे हैं। नया प्रोग्राम आता है तो आपका पिछला, अब मेरे पास जो मोबाइल है ये, इस पे कोई नया प्रोग्राम नहीं आ सकता। इस पे वो कहते हैं जी ये इसके वही काबिल ही नहीं है इसकी हार्ड डिस्क नए प्रोग्राम के। वो पुराना चोरी हो गया ना जी, तो ये रह गया मेरे। आमिर भाई का वो चोरी हो गया मोबाइल, वो बड़ा अफसोस हुआ, और जनाजे पे हुआ। तो वो चलिए जी, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि हमें ज़रूर डिस्कस करनी भी चाहिए, लेकिन वो जो जहाँ से इन्होंने बात शुरू की कि अपने बच्चों को कराएं, तो मुझे नहीं लगता ना वो होगा और ना इस पर कभी अमल घर से शुरू करें ना। जब तक अफसरान अपने घर से शुरू करें ना, तो फिर उनकी देखा देखी बाकी लोग भी अफसरान से शुरू कराए। गवर्नमेंट को चाहिए, खैर गवर्नमेंट को तो बहुत कुछ चाहिए, पता नहीं गवर्नमेंट ने कब करना है। निजी हाउसिंग स्कीमों से रियायत पर डायरेक्टर्स की छुट्टी का फैसला। डायरेक्टर स्टेट मैनेजमेंट प्राइवेट हाउसिंग स्कीम असदुल्ला चीमा एक्शन लेने से गुरेजा, जिम्मेदार ऑफिसर को चार्ज लेने का फैसला। हसन, बात फिर वही आ जाती है कि जो सबसे पहले तो एक्शन लिया जाए जो इलीगल सोसाइटियाँ, जब तक उनके खिलाफ आप एक्शन नहीं लेंगे, आप जो मर्जी कर लें, क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। तो इस चीज़ पे फिर वही बात आ जाती है कि अब ये देखें ना, ये वज़ीर आला ने 173 स्कीमों के खिलाफ इंतहाई मामूली एक्शन। नहीं, बरहम होना तो सिर्फ काफ़ी नहीं है ना, ये इससे क्या होगा? आपका एग्रीकल्चर लैंड खत्म हो गया, सब कुछ हो गया। क्या ख्याल है आमिर भाई?
नहीं नहीं, मैं नहीं होता। अभी हुए हैं आप किस पर? सीएम साहिबा पर थोड़ा सा बरहम तो उनको थोड़ा सा भाई बरहम। थोड़ा सा। जनाबा साहबा मोहतरमा जी, सीएम साहबा कहा है, मैंने तो कैसे हो सकता। ये थोड़ा सा बरहम ही हुए थे आप, ऐसे मुझे ऐसा लगा था। अच्छा, खबर पे एक मुझे कमेंट चाहिए, फिर मुझे वाइंड अप की तरफ जाना है। क्या इसका हल क्या है? इसका हाल ये है कि इसको पकड़ के इसको लटकाएं। इसने कितने पैसे कमाए हैं इस सारे से? 173 स्कीमें हैं, 173 मकान नहीं है। और ये जो पकड़ा हुआ है ना एलडीए ने काम के वो गए जी, ये गैर कानूनी कमर्शियल है, इस पर हमने नोटिस लगा के इसको सील कर दिया, ये बंद करें। क्या तरीका का? पहले आप बनवाते हैं 5-5 साल 10-10 साल उनका कारोबार चलवाते हैं, फिर आप उस पर एक वो पर्चा लगा के उनसे फिर पैसे ऐंठते हैं। पैसे पहले जो खा गया है वो जाके करोड़ों अरबों रुपए की जायदाद बना गया है। इसी तरह ये जो एक केस तो कम से कम आप उसके लिए लोगों के लिए सबक मोज बनाते हैं कि अगर आप इस तरह छोटे छोटे जुर्माने करके तो ये पैसे इतने कमाएंगे। बड़े लोग जिनकी स्कीमें उनके आगे सब बेबस है। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों के वक्त के लिए। हम ब्रेक और हेडलाइंस के बाद आपको दोबारा से ज्वाइन करेंगे। स्टे विद अस। स्टूडियो में आपको खुश आमदीद कहेंगे। नाज़रीन, बहुत खुशी होती है जब आप देखते हैं कि हमारे नौजवानों में इतना टैलेंट मौजूद है। और ये टैलेंट से कुछ बढ़कर बात आज हम करने वाले हैं, क्योंकि ये वो लोग हैं जो मोहब्बत करते हैं अपने मुल्क से, मेहनत और लगन का जज्बा रखते हैं और इस जज्बे को सर करने के लिए बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर चढ़ जाते हैं। नौजवान कोपहमा आज हमारे मेहमान होंगे शेरोज़ काशिफ, जिन्होंने माशाल्लाह तारीख रकम कर दी है। बुलंद तरीन चोटियाँ सर करने वाले कम उम्र तरीन पाकिस्तान के ये दूसरे कोपहमा बन गए हैं। ये मनाजिर आप देख सकते हैं, ये चोटियाँ सर कर जाना ये कोई आसान बात नहीं होती। आपको हर तरह के मौसम की सख्तियाँ बर्दाश्त करनी पड़ती हैं, आपको कम वसाइल में रहकर जो है वो गुजारा करना पड़ता है, खाना पीना हर चीज़ पर कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, और फिर रिस्क फैक्टर भी साथ ही साथ आप अपने लेके चल रहे होते हैं। सो हम चलेंगे जी शेरोज़ काशिफ की तरफ, जिन्होंने माशाल्लाह वाकई ही कमाल कर दिखाया। सो शेरोज़ से जानेंगे जी उन्होंने ये कारनामा कैसे सर अंजाम दे दिया। अस्सलाम वालेकुम शेरोज़। वालेकुम अस्सलाम जी, थैंक यू फॉर हैविंग मी। थैंक यू सो मच। आपके टाइम का भी बहुत बहुत शुक्रिया। शेरोज़, मुझे बताइएगा कि कैसा रहा ये लास्ट वाला आपका एक्सपीरियंस, और ये आपको पता था कि आप अपने नाम ये कामयाबी लगा सकेंगे? लास्ट एक्सपीरियंस मेरा काफ़ी अच्छा रहा है। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया की 14 चोटियों को कंप्लीट किया, और यस एक अज़्म था जो बहुत पहले से एक दिल में लेके चल रहे थे, और उसको कंप्लीट करना फ़र्ज था। तो यस, यकीन के साथ, यकीन के बगैर उसको किया नहीं जा सकता। तो इस चीज़ में यकीन का फैक्टर होना बहुत लाजिम है, आपको फेथ होना चाहिए। बिल्कुल आपने ठीक कहा। 14 चोटियाँ जो हैं अब तक आप सर कर चुके हैं। कब इस सफ़र का आगाज़ किया, स्टार्ट कैसे लिया, मतलब कैसे ख्याल आया कि आपको कुछ जो है वो कोपहमा की तरफ जाना है? मैं 11 साल का था। I was 11 years old. I went with my father on an offshore trip, और वहाँ पे मैंने देखा कुछ लोगों को जाते हुए। तो so you know, being 11 years old, I was just fantasizing things that what's up there, ऊपर पहाड़ों पे क्या है, क्या चल रहा है। तो in my according to my imagination, I was thinking that कि यार there is some kind of a playground or something like this. तो मैंने अपने फादर से जिद किया और मैंने बोला कि I wanna go up there as well. तो मेरे फादर ने मुझे भेजा है गाइड के साथ, और उसके बाद आई जस्ट गेन द सेंस ऑफ अचीवमेंट, और उसके बाद यू नो कि मेरा एक सिस्टम स्टार्ट हो गया इस चीज़ का। फिर मैं 8000 की तरफ आ गया। अल्हम्दुलिल्लाह टुडे आई हैव कंप्लीटेड all the 14 peaks and it's been like 11 years now. ये जो मेरी जर्नी है ये 11 साल की है। बिल्कुल, और एक आधा दिन वाकई नहीं लगता कि आप इतना नाम बना लें। 11 साल एक लंबा टाइम है। शेरोज़, ये जो मंज़र अभी हम अपनी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं ना, हर तरफ बर्फ़ पहाड़, सो मुझे बताएं कितना मुश्किल है, किस तरह से मतलब अगर आपने एक चोटी पर चढ़ने स्टार्ट किया, अपने साथ सामान होना, क्या क्या गैजेट्स होते हैं, क्या किस तरह से प्लानिंग करते हैं आप तमाम? गैजेट्स वगैरह तो हमारे पास बहुत है। लाइक हम इक्विपमेंट कहते हैं उसको, इक्विपमेंट वगैरह तो हमारे पास बहुत ज्यादा होता है। लाइक 40-50 किलोज होते हैं हमारे पास, बैगेज होते हैं, सारा बेस कैंप सेटअप्स होते हैं। मुश्किल तो है, काफी मुश्किल है। किन किन चीज़ों पे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है? ऑब्वियसली जब इतना आपने लंबा सफ़र करना है, आपके पास गैजेट्स भी हैं, खाने पीने का सामान, फिर आपके कपड़े, और ये वो, मतलब आपको तो बड़ा लिमिटेड चीज़ें रखनी पड़ती हैं। तो कैसे एडजस्ट करते हैं?
कॉम्प्रोमाइज कॉम्प्रोमाइज तो लाइफ पे करना पड़ता है। जब हम इंजीनियरिंग के अंदर आते हैं तो लाइफ पे कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। सही। सो मुझे ये बता दें, आप क्या फूडी हैं या नहीं, खाने पीने में कम भी गुजारा कर लेते हैं? है, खाने पीने का शौकीन हूँ मैं, खाने पीने का शौकीन हूँ। मटन पसंद है मुझे। मतलब मैं बट फैमिली से ताल्लुक रखता हूँ, हाँ। तो खाने पीने का शौकीन तो तो होऊंगा मैं। किस तरह फिर गुजारा करते हैं, और ये आपका एक ट्रिप कितने टाइम पर जो है वो डिपेंड करता है? प्लानिंग पहले से कर लेते होंगे कि अच्छा इसको 20 दिन लगेंगे, इसको 25 दिन लगेंगे, क्या टाइम होता है? तो 1 महीना 2 महीना लग जाते हैं हर ट्रिप को हमारे। सही। और बस बेस कैंप पे हमारे पास फूड वगैरह होता है, चिकन वगैरह सब कुछ लेके जाते हैं साथ। जो बेस कैंप्स होते हैं हमारे, उधर हम लोग सब पकाते हैं। बड़े टेंट्स होते हैं हमारे पास, हर चीज पक रही होती है वहाँ पे। ठीक है। सो सर्दी इतनी ज़्यादा होती है, किस तरह से मैनेज करते हैं? अगर खुदा न खास्ता, ऑब्वियसली इंसान है ना, आपको ठंड भी लग सकती है, गर्मी सर्दी नज़ला ज़ुकाम, सो इसके लिए क्या पूरा कुछ मेडिकली भी आप तैयार होते हैं? हाँ, मेडिकल किट्स होती है हमारे पास। बीमार हो जाते हैं, हाइट लग जाती है, ओहो। सेरेब्रल एडीमा हो सकता है, पल्मोनरी एडीमा हो सकता है, हाइपोथर्मिया हो सकता है, फ्रॉस्टबाइट हो सकता है। तो इस सब चीज़ों के लिए हमारे पास ऑलरेडी दवाइयाँ मौजूद होती हैं। शेरोज़, मुश्किल तरीन इसमें आपको कौन सा मरहला लगता है? ऑब्वियसली जब नांगा रात हो जा, पर्वत सॉरी। नांगा पर्वत से मुश्किल कोई पहाड़ नहीं है इस ओहो दुनिया में, हो। मेरे ख्याल से। सो उसके लिए फिर क्या प्लानिंग कैसे की? कहाँ कहाँ पे आपको, मतलब सम टाइम एक पॉइंट पे आपको आके लगता ना कि अच्छा यार ये मैंने कभी गलत ही फील्ड चूज कर ली, कभी ये भी फील हुआ? नहीं नहीं, ऐसा कभी फील नहीं होता। मतलब 11 साल हो गए इस चीज को करते हुए। 11 साल बाद अगर यही अफसोस करना था कि यार क्यों फील्ड चूज की, तो फिर ये काम का मजा नहीं है। सही। सो मुझे ये बता दें, अब क्या फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, आगे क्या करने वाले हैं? फ्यूचर प्लान्स मेरे यही है कि I'm looking forward to working in tourism in Pakistan, for working for tourism in Pakistan। और थोड़ा गवर्नमेंट लेवल पे भी इस चीज़ को ऊपर लेके आऊँगा। I'll try to contact with the government of Punjab as well to कि कुछ इस फील्ड के अंदर करें, because we can do a lot in this field। So yes, ये चलें जी, गुड लक यही फॉर करूँ। दिस। और जो इस फील्ड में नौजवान आना चाहते हैं उनको क्या कहना चाहेंगे? लोग बड़ा डर जाते हैं कि अच्छा थोड़ा सा आपकी ज़िंदगी को भी ख़तरा हो सकता है, फिर लिमिटेड वसाइल जिन लोगों के पास हैं वो लोग भी शौक़ तो रखते हैं, लेकिन किस तरह से मैनेज करें, बजट का इशू होता है। सो क्या कहना चाहेंगे नौजवानों को, कम बजट में लिमिटेड वसाइल में भी आप इस शौक़ की तरफ आ सकते हैं? नहीं, बजट तो चाहिए इसके लिए, बजट तो चाहिए। इस फील्ड में आ सकते हैं, लाइक छोटे मोटे ट्रैक्स कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन बजट इस चीज के लिए चाहिए। मैं नौजवानों को यही कहूंगा कि यार हिम्मत मत हारो, स्पॉन्सर्स ढूंढो। जाओ कंपनीज के पास, लेटर्स लिखो, सीखो इन चीजों को, और यू विल गेट स्पॉन्सर्स। सही। सो इसके साथ साथ मुझे ये भी बता दें कि स्टार्ट आपने कहाँ से लेना है? आपके पास बुनियादी सामान अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं, लेट्स सपोज अभी आप सिर्फ देखने के लिए जा रहे हैं, सो किस तरह से आप एक स्टार्ट ले सकते हैं? स्टार्ट वही है, बस आपके पास ट्रैकिंग जूते अच्छे हों, ट्रैकिंग स्टिक हो, एक दो जैकेट्स अच्छी हों, और जहाँ पे आप जा रहे हो उस जगह का मैप आपके पास हो, ताकि अगर आप गुम जाएं तो यू कैन यू नो कि वहां से निकल तो आए। एटलीस्ट इमरजेंसी लाइट्स हो आपके पास, अपना इमरजेंसी बैग हो, सब कुछ ये चीजें तो होनी चाहिए। चलें, ये तो बुनियादी चीज़ें होगी ना। मुझे बताएं कि इतना ऊपर जाके पहाड़ों से इस खूबसूरत पाकिस्तान को देखना, ऑब्वियसली हमने तो वो मंजर देखे नहीं जो आप देख चुके हैं, जो आप बयान कर सकते हैं, कैसा लगता है हमारा प्यारा पाकिस्तान? पाकिस्तान तो बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत है। लाइक दुनिया में ऐसी कोई रेंज नहीं है जो कि इतनी खूबसूरत है। कराकरम इज द मोस्ट ब्यूटीफुल रेंज ऑफ दिस वर्ल्ड। सही। मैसेज क्या होगा देखने वालों के लिए आपका? मैसेज यही होगा कि अगर आप पहाड़ों में जाते हैं तो बराए मेहरबानी गंद मत फैलाएं, सारा रबिश अपने साथ लेके आए, सारा ट्रैश अपने साथ लेके आए, और हमारी इन जगहों को साफ रखें। चलें जी, शेरोज़ काशिफ, गुड लक। बहुत अच्छा लगा आपका एक्सपीरियंस जान के भी। और अगेन वो लोग जो कि कहते हैं कि उन्होंने ज़िंदगी में कुछ करना है वो कर भी दिखाते हैं, लेकिन शहरोज़ का ये सफ़र 11 साल पर जो है मुहित है, और आगे भी वो हमें बड़े विलिंग नज़र आ रहे हैं कि उन्होंने इसी तरह से अपना ये सफ़र जारी रखना है और पाकिस्तान का नाम उन्होंने कामयाबी की फहरिस्तों में लेकर जाना है। सो गुड लक आपको कहें। और वो नौजवान जो कि इस फील्ड में आना चाहते हैं, नो डाउट थोड़ा मुश्किल भी है,
कुछ बल्कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी है, इसके लिए आपको अपने आप को प्रिपेयर करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन स्टिल ये बहुत ज़बरदस्त एक एडवेंचर होता है। हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक वंस अगेन। नया घर जब भी आप बनाते हैं, ख़ास तौर पर जब आप अपनी बेटियों की शादी कर रहे होते हैं, सो जहेज़ की हौसला शिकनी तो हम करते हैं, लेकिन चले फिर भी कुछ लोग अगर फर्नीचर वगैरह देते हैं, घर बना रहे हैं, तो आपको अपना फर्नीचर लेना है। अब बहुत ज़्यादा पैसों वाली तो हम बात नहीं कर रहे, क्योंकि वो हर किसी का सब्जेक्ट नहीं है। अच्छा और मेयारी फर्नीचर क्या है, वो कौन सा बुनियादी फर्नीचर है जो आपको अपने घर में ज़रूर रखना चाहिए, जो हर किसी की ज़रूरत होता है। इसके अलावा कम पैसों में फर्नीचर तो आपने बार बार नहीं ख़रीदना ना, आप 5-6 साल आपका एक ही चीज़ चल रही होती है, तो आपने अच्छे खासे पैसे इन्वेस्ट करने होते हैं। सो अगर आप फर्नीचर ले रहे हैं तो आपको क्या क्या चीज़ें देखनी चाहिए। वो आजकल ना ज़ाहिरी चमक दमक इतनी कर दी जाती है, ऊपर पेंट इतना अच्छा कर दिया जाता है, लुक्स इतनी अच्छी लग रही होती है डिज़ाइन के, हम उसका असल मटेरियल क्या होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, उस पर गौर ही नहीं करते। तो कुछ आपको ये भी सजेशन देंगे। अच्छा और मेयारी फर्नीचर, उसकी निशानी क्या होती है। देर पा हमारा जो है वो सबसे बड़ा सब्जेक्ट है जी, कि अगर चीज़ ख़रीद रहे हैं तो ये वाली चीज़ ज़्यादा टाइम निकालनी चाहिए। सो इस पर भी हम बात करेंगे, और साथ ही साथ फर्नीचर ख़रीदते हुए आपने किस चीज़ का ख्याल रखना है, और इसके साथ साथ वो बुनियादी चीज़ें जो आपके कमरे की लुक भी बड़ी अच्छी करते हैं, वो कौन कौन सी हो सकती है। फ़ातिमा अमीर हमारे साथ मौजूद हैं जी, इंटीरियर डिज़ाइनर हैं, उनको वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम फ़ातिमा। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले अच्छे फर्नीचर की निशानी बता दें हमें। अच्छे फर्नीचर की निशानी ये होती है कि उसका जो स्ट्रक्चर होता है, उसका जो ढांचा होता है, वो सॉलिड वुड का बना हुआ हो। आजकल मार्केट में बहुत ऑप्शंस हैं कि इंजीनियर्ड वुड में और सिंथेटिक मटेरियल्स के अंदर फर्नीचर अवेलेबल है, विच इज़ गुड, लेकिन वो देर पा नहीं होता, वो आपको कुछ सालों में तब्दील करना पड़ जाता है, उसकी वेयर एंड टेयर के बाद उसको चेंज करना पड़ता है। बिल्कुल ऐसे ही। लेकिन अगर आप लकड़ी का फर्नीचर सॉलिड वुड में जाते हैं, टीक में जाते हैं, शीशम में जाते हैं, ये 20-20 साल, इवन 30 साल अगर अच्छी मेंटेनेंस रखी जाए तो चल सकता है। ज़्यादा से ज़्यादा आपको घर की पूरी एक मुकम्मल लुक बदलने के लिए उसकी पोशिश बदलनी होगी, उसकी पॉलिश चेंज कर सकते हैं। हाँ, क्योंकि वो आप जब एक ही चीज़ देख देख के तंग आ जाते हैं ना, तो आप उसी को कुछ चेंज कर सकते हैं। और फर्नीचर बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है आपके पूरे घर की एक वाइब सेट करने में। जब नक्शा बनता है ये एक स्टेज होती है, लेकिन आपका इंटीरियर डिज़ाइन आपके मिजाज की अक्कासी करता है। और अगर दीवारों पे कोई ट्रीटमेंट नहीं भी है, सिर्फ फर्नीचर की प्लेसमेंट, फर्नीचर किस रंग का है, उस पर पोशिश किस रंग की है, कारपेट किस तरह का है, ये आपका मिजाज बताता है। अगर आपके ज़्यादातर फर्नीचर आइटम्स बहुत हल्के रंग के हैं तो आपको चाहिए कि आप कारपेट थोड़ा ब्राइट कलर का कर लें, उससे मूड काफ़ी एम्बियंस बेहतर हो जाता है घर का। अगर आपका दिल करे कुछ सालों बाद कि मुझे बिल्कुल तब्दील करना है, आप कारपेट को लाइटर कर लें और किसी सोफ़े का रंग थोड़ा सा शोक रंग कर दें। लेकिन बुनियादी बात यही है कि फर्नीचर का जो स्ट्रक्चर है वो सॉलिड होना चाहिए। सही स्ट्रक्चर अच्छा होगा तो फिर आप ऊपर ये तमाम एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं। बिल्कुल वैसे जैसे घर का होता है। हाँ बिल्कुल, आपने सही कहा। अच्छा जी, मुझे ये बता दें कि ट्रेंड में क्या है फर्नीचर में, अगर आप अपनी पोशिश वगैरह करा रहे हैं बेड पे, कलर कौन से आजकल चल रहे हैं? आजकल जो ज़माना है, सब ओवर स्टिमुलेशन बहुत ज़्यादा है, हम फ़ोन्स पर हैं, स्क्रीन टाइम ज़्यादा है, टीवी पर शोज़, बहुत ज़्यादा कंटेंट कंज्यूम करते हैं, तो लोगों का रुझान इस तरफ है कि हमारे इर्द गिर्द हमारी सराउंडिंग्स में हल्के रंग हों जो हमें कामिंग फील दें, पीस हमें फील हो। और इसलिए बेजेस, वाइट्स, ग्रेज, पूरी कलर टोन्स इस कमरों की हम ये रख रहे हैं आजकल। क्योंकि हमारे लाइफस्टाइल चॉइसेस ऐसी हो गई हैं, इतना फास्ट पेस्ड है सब कुछ, तो हम चाहते हैं कि हमारी जो घर है, हमारी जो सेफ स्पेस है, वो बहुत काम सी बने। हाँ, उसको देख के हमें सुकून मिले। जाहिर बात है, आप अपने दफ्तर से घर जा रहे हैं तो फिर आपको ऐसा एनवायरनमेंट चाहिए होता है जो आपको देखने में भी, आंखों को भी ठंडा लगे, दिमाग में भी सुकून। अच्छा, अब आपसे कुछ रिकमेंडेशन चाहिए। बहुत बड़ा कमरा है ना, उसमें फर्नीचर क्या क्या होगा? बहुत छोटा कमरा है तो उसमें क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं? सबसे पहले तो डिसाइड किया जाता है घर का नक्शा बनते वक्त कि इस कमरे में हमें कितने लोगों को बिठाना है। जैसे कि एक लाउंज है तो ये उस फैमिली को पहले ही पता होगा कि हमें 12 लोगों को यहाँ अकोमोडेट करना है या 15 को करना है। जब वो घर खड़ा हो जाएगा उसके बाद हम उसका फर्नीचर लेआउट बनाएंगे, यहाँ पे कितने सोफ़े, कितनी कुर्सियाँ, कितने कुशन्स रखे जा सकते हैं।
और इस तरह से हम सीटिंग डिज़ाइन करते हैं, सीटिंग प्लान उसे कहते हैं। बड़े बेडरूम को आपने किस तरह से मैनेज करना है, और फिर छोटे बेडरूम की तरफ भी आऊँगी, क्योंकि मैंने कुछ छोटे बेडरूम देखे हैं, बेड इतने इतने बड़े होते हैं कि आपके लिए गुजरना भी मुश्किल हो रहा होता है। आपकी ड्रेसिंग टेबल इतनी बड़ी होती है कि वो कमरे में फिर स्पेस ही नहीं रहती है। सो पहले बड़े बेडरूम को आपने कैसे मैनेज करना है? बड़े बेडरूम में ऑफ कोर्स एक किंग साइज बेड होगा और लाजमी तौर पे 2 लोगों की सीटिंग होनी चाहिए। अगर हो सके तो विंडो के साथ एक सोफ़ा भी अच्छा लगता है, लेकिन अब छोटे बेडरूम में आते हैं तो यहाँ पे किंग साइज में क्वीन साइज बेड ज़्यादा बेहतर रहता है। एक आध चेयर हो जाए यहाँ पर और ऑटोमन बेड के आगे रख दिया जाए तो सीटिंग इंक्रीज हो जाती है। बाकी ड्रेसर का ये है कि आजकल बहुत स्मार्ट डिज़ाइंस हैं, फुल लेंथ मिरर्स आ जाते हैं जिससे स्पेस काफ़ी बड़ी लगती है। बिल्कुल आपने सही कहा। इसके साथ साथ मुझे ये बता दें, हम अक्सर ऐसे करते हैं कि डेकोरेशन पीसेस बड़े बड़े लगा लिए, फिर उसके बाद कारपेट्स, रग, वो आपके कमरे को बहुत घुटन घुटन वाला एहसास दिलाते हैं। जी, एक बैलेंस होना चाहिए हर चीज़ के अंदर, कलर्स में बैलेंस होना चाहिए। अगर एक ब्राइट कारपेट रख लिया है तो मेक श्योर कि आपके जो पौधे हैं, प्लांटर्स हैं और डेकोरेशन के आइटम्स हैं वो थोड़े कम हों और लाइट्स थोड़ी कम हो, फोकस ज़्यादा किया जाए फ्लोर लैम्प्स के ऊपर, छतों की लाइट कम ऑन की जाए, मूड लाइटिंग करनी चाहिए ताकि आंखों को सुकून मिले। आपके कर्टन्स, आपके कारपेट का कलर, आपके फर्नीचर को साथ ये एक फैमिली लगनी चाहिए। हाँ। ऐसा ना लगे कि एक सोफ़ा हमने 2 साल बाद ले लिया और वो बिल्कुल नहीं जा रहा पुराने सोफ़ों के साथ, एक हार्मनी होनी चाहिए। सही। सो इसके अलावा अब आ जाएं आप अपने लाउंज की फर्नीचर की तरफ। क्या क्या चीज़ें एक लाउंज में होनी आपको लगता है कि ज़रूरी है, हर घर में ये तो होनी चाहिए? जी, एक 4 सीटर 3 सीटर सोफ़ा, उसके साथ सिंगल सीट्स का सेट, एक सेंटर टेबल, एक ऑटोमन होना चाहिए बैकलेस ताकि उसको मूव अराउंड किया जा सके अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। फ्लोर कुशंस बहुत ज़रूरी हैं। अगर आपने प्लान किया भी है कि हमने 12 से 13 लोगों को अकोमोडेट करना है, बट अगर ज़्यादा की ज़रूरत पड़ जाए तो फ्लोर कुशंस होने चाहिए। नेस्टिंग टेबल्स होती हैं जो एक के ऊपर एक रखी जाती हैं और ज़रूरत के मुताबिक आप उनको सोफ़ों के आगे रख सकते हैं। इस टाइप की चीज़ें अगर रखी जाएं तो आप सीटिंग बढ़ा सकते हैं फ्यूचर में। सही। इसके अलावा ये तो हो गया जी फर्नीचर। अब हमने अपने लाउंज को खूबसूरत बनाना है, क्या क्या चीज़ें ऐड करनी है? ओके, सो सबसे पहले तो आपके कर्टन्स बहुत लाइट कलर के होने चाहिए, दिन के वक्त रोशनी आए, लिविंग स्पेस है, आपको यहाँ रोशनी चाहिए, डे लाइट चाहिए। अच्छा आर्टवर्क, आर्टवर्क में पहले ये ट्रेंड होता था कि बहुत छोटे छोटे पेंटिंग्स दीवार पे क्लटर सा होता था, लेकिन अब ये ट्रेंड है आजकल कि पूरी दीवार पे एक स्टेटमेंट पीस, बड़ा कैनवस होगा, बड़ी पेंटिंग होगी, लेकिन वो एक स्टेटमेंट पीस होगा और उसको आप बदल सकते हैं कुछ सालों बाद। लेकिन अगर आपका पूरा सटल थीम में जा रहा है कमरा तो एक बोल्ड पेंटिंग, बोल्ड आर्ट वर्क दीवार पे लगाओ तो उससे काफ़ी अच्छी लुक निकलती है। सही। सो इसके साथ साथ आपको बहुत सारी चीज़ें देखनी होती हैं। आप डेकोरेशन पीसेस ऐड कर रहे हैं या फिर अपने लाउंज पे आपकी एलईडी लगी है, उसकी साइड पे आपको क्या क्या चीज़ें रखनी है, अट्रैक्शन होनी चाहिए ना आपको। बिल्कुल। लाउंज के अंदर एक ही वॉल एलिमेंट हम रिकमेंड करते हैं और वो होता है मीडिया वॉल, जहाँ पे आपका टीवी लगना है और एक कंसोल आना है। उसके अलावा लिविंग रूम्स में ज़्यादातर विंडोज़ रिकमेंड की जाती हैं। लिविंग रूम घर का सेंटर होता है तो बहुत ज़्यादा दरवाजे होते हैं यहाँ पर, तो दीवारें इतनी ज़्यादा होती नहीं हैं। एक ही मेन दीवार होती है और वो आपकी मीडिया वॉल बनती है। तो हम कोशिश करते हैं कि उसके ऊपर ऐसा एलिमेंट हो जो कि 10-15 साल तक ट्रेंड में रहे और आप फर्नीचर चेंज कर भी लें तो भी मीडिया वॉल पुरानी ना हो। बिल्कुल। सो ये चीज़ें आपको घर बनाते हुए बहुत ज़्यादा ध्यान में रखनी, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको कुछ चेंजेस तो आप ला सकते हैं लेकिन कुछ चीज़ें परमानेंट होती हैं। सो उसके लिए आपको पहले से तैयारी करनी है और अगर आप एक्सपर्ट्स की ओपिनियन ले लें तो मेरे ख्याल से ज़्यादा बेहतर हो जाता है। फातिमा, थैंक यू सो मच, आपके टाइम का बहुत बहुत शुक्रिया। सो इसी के साथ ही हमें इजाज़त दीजिए, आपसे कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।